इलेक्ट्रो सेल। आई होप सो आपको याद आ गया हो। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी हम देते हैं या केमिकल एनर्जी होती है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। दैट मीन्स उसमें एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जो हीट निकलती है उसे हम चेंज कर लेते हैं, उस एनर्जी को चेंज कर लेते हैं इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल टू इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। और आज जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल टू केमिकल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल टू केमिकल? दैट मीन्स जो एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो चुकी है पहले, यानी जिंक ने कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और कॉपर बना दिया है, बट अब हम उल्टा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं भाई जिंक सल्फेट जो बन चुका है वो कॉपर से रिएक्ट करके वापस जिंक में चला जाए, जैसे अनयूज्ड केमिकल था, और ये जो कॉपर अब बचा हुआ है ये कॉपर सल्फेट में चला जाए, यानी नेचर के उल्टे रिएक्शन होना। तो ऑब्वियसली बाहर से एनर्जी देते हैं, इस रिएक्शन को रिवर्स कराते हैं, बाहर से जो एनर्जी दी जाती है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेसिकली हमें ये कहना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इट इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी, यानी ये केमिकल दोबारा तैयार हो रहे हैं रिएक्ट करने के लिए, एक तरीके से अनयूज दोबारा हो रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या डिफरेंस है अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो ये जो आप इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये आपने NaCl रखा है जिसमें Na कैटाइन है और Cl एनाइन है, और ये इलेक्ट्रोड्स लगी हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एक एनोड होगी एक कैथोड होगी। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी बाहर से देते हैं तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिसिटी हमने दिया तो कैटाइन मूव टुवर्ड कैथोड, तो कैटाइन कैथोड पे जाता है ना, एंड एनाइन मूव टुवर्ड्स एनोड, तो एनाइन एनोड पे जा रहा है। और कॉमन सेंस है कि जो एनाइन है उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो एनोड पे पॉजिटिव, तो यहाँ एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। तो अगर आपको दूसरा अंतर याद आ गया हो, दूसरा अंतर क्या, हमने बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा था LOAN वर्ड, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव टर्मिनल, वहां हमने पढ़ा था एनोड नेगेटिव होती है जबकि यहाँ एनोड पॉजिटिव है। तो जरा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड पे काम तो एक ही होना है, ऑक्सीडेशन ही होना है, कैथोड पे रिडक्शन ही होना है, ये कैटाइन यहाँ के रिड्यूस होगा, ये एनाइन यहाँ के ऑक्सीडाइज होगा, बट द टर्मिनल्स जो चार्जेस हैं वो उल्टे हैं। वहां कैथोड बच्चों कैसी थी, वहां कैथोड किस पे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल में कैथोड कैसी थी, वहां कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको याद रखना है कैथोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, जबकि यहाँ कैथोड नेगेटिव है। वेरी गुड। और ऐसे ही यहाँ एनोड पॉजिटिव है, वहां एनोड नेगेटिव, तो ये आपको याद रखना है। अब आपको यहाँ दो चीजें पढ़नी है, इस जो इलेक्ट्रोलिसिस दिख रहा है सेल, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो चीजें पढ़नी है, एक आपको पढ़नी है क्वालिटी और एक आपको पढ़नी है क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, क्वांटिटी तो इसका मतलब है कि कितनी करंट देने पर कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट या इवॉल्व हो रहा है, और इसको पढ़ा जाता है फैराडे लॉ। वैसे तो हमें इसे कल पढ़ना चाहिए क्योंकि कल था फ्राइडे, आज है सैटरडे, कोई बात नहीं, फैराडे लॉ सैटरडे को भी पढ़ सकते हैं, फ्राइडे जरूरी नहीं। तो आज हम फैराडे लॉ पढ़ सकते हैं, जो हमें क्या बताएगा बच्चों, फैराडे लॉ बताएगा हमें क्वालिटी, क्वांटिटी कितना, मतलब करंट इतनी पास करें तो कितना वेट इलेक्ट्रोलाइट का डिपॉजिट होगा, इवॉल्व होगा, तो वो क्वांटिटी जो है वो फैराडे लॉ से। दूसरा ऑब्वियसली क्वांटिटी के साथ एक और वर्ड चलता है क्वालिटी, और इस वर्ड को यहाँ पे इस चैप्टर में कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया, मतलब अगर ये NaCl है और NaCl का ये फ्यूज्ड सॉल्ट है, फ्यूज्ड सॉल्ट बोलने का मतलब होता है वाटर नहीं है, कोई भी और चीज नहीं है, सिर्फ NaCl था, पिघला हुआ था और ये मॉल्टन स्टेट में था, दैट इज फ्यूज्ड सॉल्ट। तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे
तो कैटाइन कैथोड पे चला जाएगा, सोडियम आयन कैथोड पे चला गया, क्लोराइड आयन एनोड पे चला गया, और यहाँ से क्लोरीन गैस मिली। NaCl से क्लोरीन गैस आइसोलेट या सेपरेट करना बड़ा मुश्किल था, और कई साल तक पता लग गया था कि NaCl में क्लोरीन है, लेकिन यहाँ से क्लोरीन अलग करने के लिए बहुत टाइम लगा। जब ये प्रोसेस डिस्कवर हो गया तब हुआ। ऑब्वियसली इसके लिए स्वयं देवी को आना पड़ा, इन्हें अलग करने देवी को आना पड़ा। फिलहाल वो तो जस्ट याद करने की टेक्निक है। साइंटिस्ट का नाम था डेवी। तो डेवी ने क्लोरीन को अलग किया था थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। प्रॉब्लम क्या थी फ्यूज्ड NaCl की? NaCl की प्रॉब्लम ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग आयनिक है। पानी में घुल तो जाता है, लेकिन वो एक्वस सोल्यूशन बन गया। और जब पढ़ेंगे एक्वस सोल्यूशन होता है तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्लोरीन नहीं आता, तो ऑक्सीजन गैस मिलती है एट एनोड। तो फ्यूज्ड सॉल्ट से क्लोरीन अलग हुआ था, वो इस चैप्टर में अभी आएगा। दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम दो चीजें पढ़ने जा रहे हैं, ये अपने दिमाग में रखिएगा। आज के हमारे टॉपिक क्या है, दो चीजें क्या है। वन इज फैराडेज लॉ, बहुत इजी है, वही है ना, साइंटिस्ट एक ही लॉ को दो तरीके से घुमा घुमा के दे रखा है। एक लॉ है फैराडे लॉ, बहुत इजी, बस थोड़ा दिमाग, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। आपको कोई फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं फैराडे लॉ बता रहा हूं। भैया ये एक सेल है, और इस सेल में जो करंट पास कर दी गई है बैटरी फैटरी लगा के, ठीक है, कैथोड एनोड जो भी है। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस होगा, एवॉल्व डिसॉल्व डिपॉजिट जो भी हो रहा है, तो कितनी करंट से कितना एलिमेंट डिसॉल्व होता है, कितना मेटल आयन या मेटल या एनाइन डिसॉल्व डिपॉजिट होता है, उसके लिए फैराडे लॉ दिए हैं। फैराडे का पहला लॉ या फर्स्ट लॉ क्या था? ठीक है बेटा, फैराडे का फर्स्ट लॉ ये था, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जे भाई साहब पहला लॉ दिया इन्होंने, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q का है यहाँ पे, Q क्या है? Q का मतलब है चार्ज सप्लाई, बिल्कुल सही। Q का मतलब I इंटू T होता है, जो कि चार्ज होता है। वेरी गुड बेटा। और W क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और इवॉल्व। तो पहला लॉ क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं ज्यादा करंट देंगे तो ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, कम करंट देंगे तो कम करंट डिपॉजिट होगा या कम अमाउंट डिपॉजिट होगा। अरे भैया ये तो कॉमन सेंस है, मोर यू गिव सप्लाई द करंट, मोर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल डिपॉजिट। अब खेल कहाँ है यहाँ पे, खेला कहाँ हो रहा है यहाँ पे? हाँ खेला। तो ये W प्रोपोर्शनल में किसके प्रोपोर्शनल है, इसमें है मेन। तो उन्होंने कहा यहाँ हम लगाएंगे ZQ। और ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को, W इक्वल टू ZIT। Q की जगह I इंटू T होता है ना, तो बोला जाता है W इक्वल टू ZIT। और ये फॉर्मूला बड़ा पॉपुलर है बच्चों के बीच में। किसी भी बच्चे से जब भी फैराडे लॉ की बात करते हैं तो यूजुअली ZIT तुरंत बोल देता है। अब ये Z का नाटक है, जे भी समझेंगे अभी, ठीक है। तो W इज इक्वल टू ZIT आया, और इस Z की फुल फॉर्म उन्होंने रखी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z की फुल फॉर्म रखी गई है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मतलब यहाँ इक्विवेलेंट नाम का कोई टर्म आ रहा है, ये बस ये इक्विवेलेंट को जरा ध्यान रख लिया, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। केमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम इक्विवेलेंट से ही अधिकतर बच्चों को होती है, क्योंकि उन्होंने 11th में थोड़ा ढंग से पढ़ा नहीं होता व्हाट इज इक्विवेलेंट। तो बेटा बेसिकली ये होता क्या है, इक्विवेलेंसीज मास। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है, इक्विवेलेंसीज मास। एक बार समझने की कोशिश करिएगा, आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब अगर कोई बच्चा, लेट सपोज उसके शॉप है गोल्ड की, ठीक है, किसी बच्चे के पास गोल्ड की शॉप है, ठीक, वो 10 ग्राम गोल्ड, 1 तोला गोल्ड लेके आया था, बैठा था। दूसरे बच्चे की शॉप लेट सपोज थोड़ी देर के लिए सिल्वर की है, वो सिल्वर का काम करते हैं उसके पे, वो भी 1 ग्राम या 10 ग्राम चांदी लेके आया या व्हाटएवर। तो अब ये चाहते हैं एक्सचेंज करना, एक के पास सिल्वर है, एक के पास गोल्ड है।
क्या ये 10-10 ग्राम एक्सचेंज कर सकती है कि ये ले 10 ग्राम तू रख ले, 10 ग्राम तू रख ले? क्या ये 10 ग्राम आपस में यहां वर्ड यूज करना है? क्या ये इक्विवेलेंट है? क्या ये आपस में एक्सचेंज लायक है? दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, हाँ, सिल्वर वाला कह रहा है बिल्कुल इक्विवेलेंट है, जिसके बाप की सिल्वर की दुकान है कह रहा है बिल्कुल इक्विवेलेंट है, जिसके पिताजी गोल्ड की दुकान है कह रहा है मारो मारो है। तो अब पॉइंट जरा यहाँ समझो बच्चों, यहाँ जस्ट एक बारी पॉइंट समझो, ब्रेन में ले जाओ। कब इक्विवेलेंट? कब? भाई आपस में अगर चेंज करना चाहते हैं तो कोई एक लिमिट तो होगी कि अब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज, मैं ये कह रहा हूं लेट सपोज ओनली, बट आप मास से नहीं कर सकते। यहाँ इक्विवेलेंस मतलब एक दूसरे में अगर चेंज कर रहे हैं वो लोग, तो एक चीज बनाई हमने डेली लाइफ में, पैसे। तो हमने बना लिया कि लेट सपोज, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 लाख रुपीज दिए हैं और उस 1 लाख रुपीज में ये 30 ग्राम आता है, लेट सपोज। ठीक है, ज्यादा हीरो मत बनो। और ये 3 kg आता है, सपोज दैट 1 लाख में ये 3 kg है, ये 30 ग्राम। और अगर ये 30 ग्राम है तो 10 ग्राम में 1 kg आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों आपस में इस समय क्या है? इक्विवेलेंट है। अगर आपको चेंज करना है, सिल्वर और गोल्ड को आपस में एक्सचेंज करना है, तो 10 ग्राम और 1 kg इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ इक्विवेलेंट का अगर आपको मतलब समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये अभी फेरेडे सेकेंड लॉ में भी लगेगा और यहाँ पे भी। तो ये इन्होंने फॉर्मूला पहले दिया, W इज इक्वल टू जेड क्यू, और Q की जगह दे दिया I इंटू टी। ठीक है, व्हाट इज Z? Z क्या है? तो उन्होंने कहा भाई ये Z जो होता है ये होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। तो ये फॉर्मूला आ गया, W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 इंटू Q। Q का मतलब होता है ऑब्वियसली चार्ज इन फेरेडे, है ना, चार्ज इन कूलम, सॉरी। कि ये चार्ज है कूलम्स में। और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं E इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। ठीक है, इस Q की जगह मैंने यहाँ पे I इंटू टी लिखा है और कुछ नहीं किया है। तो ये एक फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू E अपॉन 96500। E क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वो अभी बता देता हूँ आपको बेटा मैं। ये जैसे एल्यूमिनियम है ना, तो एल्यूमिनियम Al+3 में चला गया, या उल्टी रिएक्शन हो रही है रिडक्शन की। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, अब सिंपल सी बात करना, यहां हमने वर्ड बोला है इक्विवेलेंट वेट। ध्यान से सुनना, इक्विवेलेंट वेट यानी इक्वल वैलेंसी वेट। और यहाँ वैलेंसी की वैल्यू रखनी है मुझे 1, यहाँ वैलेंसी की वैल्यू रखनी है मुझे 1। बस इतना दिमाग रखना, वैलेंसी कितनी रखनी है मुझे? 1। वैलेंसी कितनी रखनी है? 1। अब जरा देखना, ये रहा एल्यूमिनियम, ये चेंज हो गया इसमें, या ये इसमें चेंज हो गया। टोटल इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए? 3। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए? 3। तो वैलेंसी 3 है। और इस समय एटम कितने इन्वॉल्व हुए हैं? एक कहो या 1 मोल कहो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे ये भी 3 मोल हो जाते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए एक एटम, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए एक एल्यूमिनियम एटम, जिसका वजन है 27। यहां मोल लगा है तो यहां भी मोल लगा है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 27 ग्राम रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए एक वैलेंसी यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ग्राम रिस्पॉन्सिबल है? 27/3 यानी 9 ग्राम। ये 27/3 9 ग्राम आया। ये है इसका इक्विवेलेंट मास। एक सेकेंड है। तो बच्चों व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास क्या है? इक्वल वैलेंसी मास, यानी हर चीज की वैलेंसी इक्वल करो। थोड़ा सा एक बार दिमाग में फिर और देखना, एक बार और देखने की कोशिश करो। ये मैंने 2 अलग अलग सेल ले लिए हैं, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल, और यहां से 1 मोल इलेक्ट्रॉन यहां गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो यहां से कुछ मेटल नीचे आ गया और कुछ मेटल यहां चला गया होगा। 1 मोल ही इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन क्या बराबर वेट डिपॉजिट हुआ होगा? ना। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के जाने से जो भी वेट कम हुआ या बढ़ा, वो उसका इक्विवेलेंट वेट था। अगर सपोज दैट ये सिल्वर का हाफ सेल था, तो गारंटेड, या यहाँ पे हम थोड़ा चलो सिल्वर ले लिया है, तो ये 108 ग्राम इसका वेट कम हो जाएगा रॉड का। और ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा
और यहाँ पे लेट सपोज गोल्ड का हाफ सेल है, तो गोल्ड का वेट होता है 197, लेकिन इसकी वैलेंसी होती है 3, तो 197 या 196/3 मान लो, तो ये 197, 9 1 10 7 17 1 18 198 कर लेता हूँ यार, 6 ये 18 66 ग्राम ये बढ़ेगा। इसका 108 ग्राम कम होगा, इसका 66 ग्राम ही बढ़ेगा। मैं आपको खाली लास्ट पॉइंट पे फोकस कराना चाह रहा हूँ। लास्ट पॉइंट क्या था? ये रहा एल्यूमिनियम, ये चेंज हुआ एल्यूमिनियम +3 और 3 इलेक्ट्रॉन में, और यहाँ एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट है 27 ग्राम से 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, और इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान में कितने ग्राम लगे? तो आंसर आया 9 ग्राम। इस चीज को नोट करो। इस चीज को क्या नोट करोगे बेटा? इस चीज को नोट करो, ऊपर क्या लिखा है और नीचे क्या लिखा है। ऊपर लिखा है एटॉमिक मास और नीचे क्या लिखा है? एन फैक्टर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस चैप्टर में इसे चेंज कहते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है, या तो तुम रट डालो कि भैया इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो आपने रट डाला कि ये होता है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होगा और अपॉन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास होगा तो पर मोल और लिखते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। या तो तुमने रट लिया कि व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? इट इज वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी या एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, और वैलेंसी यहाँ चेंज इन एटॉमिक नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। ये रेशियो कहलाता है बच्चों इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, या तो रट डालो, या फिर अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या है, भैया 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते समय जो भी आएगा दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट। बिल्कुल सही क्वेश्चन है कार्तिक का, वेरी गुड। ये प्रथम और कार्तिक 2-3 बच्चे बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं या बताया है। कार्तिक का कहना है ये जो वैलेंसी है लेड की तो वेरिएबल होती है। ठीक है, अभी बता रहा हूं बेटा, 1 सेकेंड अभिषी, 1 सेकेंड, एक बच्चा और, ये पूरा बता रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा बस, 1 मिनट 2 मिनट में आपको समझ में आएगा। पहले इक्विवेलेंट वेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर जेड करूंगा, 1-1 मिनट में सब कुछ याद हो जाएगा। अब कार्तिक का क्वेश्चन, बेटा कार्तिक तूने जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसी की वजह से आधे से ज्यादा बच्चे परेशान है। वेरिएबल वैलेंसी हम क्या लगाएं? भाई साहब ये वैलेंसी नहीं इक्विवेलेंट को बर्बाद कर रखा। आधे से ज्यादा बच्चे इक्विवेलेंट क्यों नहीं लगा पाते पता है? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट डिपेंड होता है इस पे, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, इस पे डिपेंड है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी पे, और वो तो वेरिएबल है, मतलब किसी रिएक्शन में कुछ है, किसी रिएक्शन में कुछ है, तो वैलेंसी जो होगी वही इक्विवेलेंट वेट होगा, यानी इट इज नॉट फिक्स। इक्विवेलेंट वेट फिक्स नहीं है। जैसे H2SO4 लिखा है, किसी ने कहा मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 98, बिल्कुल सही है। किसी ने कहा इक्विवेलेंट वेट बताओ, कहो, ऐसे नहीं बता सकते। अगर ये H2SO4 HSO4 नेगेटिव में गया, यानी इसने एक एचाइन लूज किया, नहीं बेटा प्रथम, एक एचाइन लूज किया तो वैलेंसी 1 हो गई, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, वैलेंसी चेंज हो रही है, हाइड्रोजन आयन 1, तो इक्विवेलेंट वेट भी 98 है क्योंकि वैलेंसी 1। अगर ये कॉमन सेंस का एक जनरल क्वेश्चन है तो मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों एक्स लूज करता है, और ये जनरलाइज है, दोनों एक्स लूज कर दिया, वैलेंसी 2, और जनरल आंसर एक बच्चे ने 49 दिया था, बट कंपटीशन में जनरल आंसर नहीं चलते, अगर आपको आईआईटी लेवल जाना है तो कह रहा हूं। और तीसरा, अब बाद में देखा ये चेंज हो रहा है सल्फाइड में, तो वैलेंसी कितनी आ रही है भैया? वैलेंसी कितनी आ रही है? चेंज कितना आ रहा है? चेंज बताओ ना। यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, चेंज कितना आया? तो 98 को किससे डिवाइड करना है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड ध्रुव एंड प्रथम, यहाँ आंसर है 98/8, क्योंकि यहाँ चेंज 8 का है, और जल्दबाजी में बच्चे 4 बता देते हैं, क्योंकि ये +6 है, +6 से 0 तक ही 6 का चेंज हो गया, 0 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन और लिए तब 8 हुआ ना, तो 8 का चेंज है, यहाँ वैलेंसी 8 है। तो बेटा कार्तिक या और जो भी बच्चों ने पूछा था कि भैया वैलेंसी कैसे आएगी, ये गारंटेड है। इस समय ये 2 फॉर्मूले नहीं लगेंगे क्योंकि वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रॉन्स, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए इस समय यही फॉर्मूला लगना है, दैट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस चैप्टर में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ही लगना है। हाँ, अगर कभी कोई मॉलिक्यूल होगा तो पर मोल लगता है, और एटम है तो पर एटम आ ही गया है। तो इक्विवेलेंट वेट का थोड़ा बहुत मतलब बच्चों को समझ में आ गया। सर अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो हम SO4 2- ही कंसिडर करके चलेंगे ना? नहीं 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 बेटा, आप जो इस समय पढ़ रहे हो वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन। तो H2SO4 अगर लिया है और वो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो सिर्फ मीडियम एसिडिक कर रहा है, वहां उसके इक्विवेलेंट वेट की कोई जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब फैराडे लॉ कब लगता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन लूज हो तभी तो लगाएंगे फैराडे लॉ, कि कितनी करंट दे रहे हैं, कितना अमाउंट डिपॉजिट या डिसॉल्व हुआ। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ इस चैप्टर में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन, OH आयन, वो फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट लगाना। भैया ये जो भी है थोड़ा धीरे बोला करो, अगला बोलो क्या कह रहे हो। एक बच्चा और कोई बोलना चाह रहा था, बेचारे का पीछे शोर इतना बंद कर दिया। चलिए अब जरा लौट के आते हैं। W इज इक्वल टू Z इंटू Q, और Z क्या बताया इनने, E/96500। ये Q कूलम में है, Q की जगह I इंटू T लगा दिया। ऑब्वियसली I इज एम्पियर, ठीक है, और T इज टाइम इन सेकेंड। तो ये एम्पियर सेकेंड याद रखना है, ये याद रखिएगा, ये एम्पियर होता है और ये सेकेंड होता है। कई बार टीचर मिनट्स में देगा या आवर्स में देगा, सेकेंड में चेंज करके रख लेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन जो एक दो बच्चों ने अभी पूछा, या अविशी ने पूछा, या एक आध बच्चे ने और कहा, आई कैपिटल आएगा हमेशा। अरे यार फिर वही मतलब क्या, स्मॉल आई और कैपिटल आई अगर अलग अलग सिंबल है तो टेंशन लो, और अगर सेम सिंबल है कोई टेंशन की जरूरत नहीं। अब थोड़ी देर में W स्मॉल आएगा कैपिटल आएगा, Q स्मॉल आएगा कैपिटल, अच्छा पड़े। इधर देखो कंफ्यूज करा रहे हैं, ये एक आध बच्चा होगा जिसने फिजिक्स कहीं पढ़ लिया है कि आई स्मॉल है तो J, आई कैपिटल है तो J। भाई केमिस्ट्री में बड़ा सिंपल है, केमिस्ट्री वाले बहुत स्लो ग्रेजुअल चलते हैं, काय टेंशन ले रहा। तो ये आ गया आपका मेन फॉर्मूला इस समय, ठीक है, या ये पूरा फॉर्मूला लिखा है अभी। W इज इक्वल टू E96500 और चार्ज इन कूलम, चार्ज इन कूलम। अब मैं इसको एक्सप्लेन करना ना आपको, Z क्या है, E क्या है, ये सारी चीजें यहां से दिख जाएंगी आपको। आप एक एक करके देखते हैं, ठीक है। पहले मैं तो ये फॉर्मूला आपको लगवाऊंगा भी नहीं, आप बेफिक्र रहो, मैं तो इससे भी इजी लगवाऊंगा, और गारंटेड सारे न्यूमेरिकल एक ही बार में करा दूंगा, एक ही दो फॉर्मूले से। लेकिन शुरू में बताना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि शॉर्टकट के चक्कर में कई बार एग्जाम में ना कई बार शॉर्टकट हिलक जाता है तो क्वेश्चन नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला पॉइंट देखिएगा, ये लिखा है W इज इक्वल टू Z इंटू Q, ठीक है। एक मिनट रुक जा भाई, अगर ये Q कूलम में है, Q कूलम में है तो आप इसे ऐसे लिखते हैं, W इज इक्वल टू Z की जगह 96500 इंटू Q कूलम, ठीक है, यही तो लिखते हैं, अभी लिखा था। अच्छा अगर Q फैराडे में होता तो सोचो, अगर Q फैराडे में होता, वेरी गुड, एक बच्चे ने बहुत सही कहा है, अगर Q फैराडे में होता तो कूलम में चेंज करके लिखते, Q फैराडे में होता तो 96500 से मल्टीप्लाई करते, कूलम बन जाता, तभी तो लिखते। तो अगर Q फैराडे में होता तो ये लिखते। समझ में आ रहा है भैया, हमें तो Q इन कूलम्स लिखना है, एंड Q इन कूलम्स इज Q इन फैराडे इनटू 96500, यही तो है बेटा फार्मूला। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये 96500 कट गया और जे फार्मूला आ गया, W इज इक्वल टू E इंटू Q इन फैराडे, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल के आया, या इसका जो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आया। Q की वैल्यू कर दो 1 फैराडे, Q की वैल्यू कर दो 1 फैराडे, which is 96500 कूलम। और what is 96500 कूलम? It is 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैंने कहा है कि Q is 1 फैराडे, तो वो 96500 कूलम हो गया है, वो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया है। क्लियर है यहां? ठीक, तो W किसके इक्वल आ गया? W इज इक्वल टू E। W किसके इक्वल आ गया? W इज इक्वल टू E। और एक पॉइंट, और अगर W इज इक्वल टू E है तो W अपॉन E कितना आ गया? 1। W इज इक्वल टू E और W अपॉन E कितना आ गया? 1।
यहां से यहां तक की चीज पे फोकस करो कि अगर चार्ज 1 फैराडे है तो कितना वेट डिपॉजिट होता है, कितना वेट डिपॉजिट होता है, जो उसका इक्विवेलेंट वेट है उतना ही वेट डिपॉजिट होता है। और अगर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर हैं तो ये वाली चीज कहलाती है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे ग्राम मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इक्विवेलेंट क्या हो गया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी ये चीज क्या बन गई, ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब यहां से बोलना शुरू करिए, 1 फैराडे से उतना ही वेट डिपॉजिट या इवॉल्व होता है जितना सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट है। 1 फैराडे से उतना ही वेट डिपॉजिट या इवॉल्व होता है सब्सटेंस का जो उसका इक्विवेलेंट वेट है। तो किसी का इक्विवेलेंट वेट पता करना है तो आप चार्ज पास करेंगे 1 फैराडे यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किया तो एल्यूमिनियम में गारंटेड 9 ग्राम या तो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 ग्राम पता चल गया। अब इक्विवेलेंट वेट से पता चल जाते हैं उसके कितने इक्विवेलेंट्स हैं हमारे पास। जैसे हमने एल्यूमिनियम के 54 ग्राम लिए हैं और एक इक्विवेलेंट वेट जो है या एक इक्विवेलेंट 9 ग्राम का है तो 54 ग्राम में 6 इक्विवेलेंट्स आएंगे। तो अगर आपने 1 फैराडे पास किया है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। अगर आपने 1 फैराडे पास किया है तो वेट उतना ही डिपॉजिट हुआ जितना इक्विवेलेंट वेट है, यानी इसका रेशियो 1 आया और इसका रेशियो कहलाता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 फैराडे से जो भी वेट डिपॉजिट होगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। और 1 फैराडे से कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे, 1। पहला ये 2 पॉइंट क्लियर हैं कि by 1 Faraday or 96500 coulomb charge or by passing 1 mole of electron, the weight of substance deposit or evolve is equal to its equivalent weight and the number of gram equivalent of the substance will be 1. weight equivalent weight के बराबर डिपॉजिट होगा और कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे, 1। पहले ये क्लियर हुआ आपको, गुड। संजना को समझ में आ गया है, गुड। ये माइक जिसका ऑन हो गया है प्लीज बंद करो, माइक बंद करिए, माइक बंद कर, ठीक है। तो कई बच्चों को समझ में आ गया, एक दो बच्चों ने कहा फैराडे से दोबारा बताओ, फ्राइडे से बताओ, सैटरडे से बताओ। तो ये हमने पढ़ा, फैराडे भाई ने ये कहा W इज प्रोपोर्शनल टू Q, फिर इनने कहा W इज इक्वल टू ZQ, ठीक है। अब ये कहा गया W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 और Q इन कूलाम। फिर मैंने कहा इसे हमने लिखा है E अपॉन 96500 और Q अगर फैराडे में है तो कूलाम में चेंज करने के लिए ये मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हुआ तो W इज इक्वल टू E इंटू Q इन फैराडे आया। और इसमें मैंने कहा अगर Q की वैल्यू 1 कर दूं, अगर Q इन फैराडे 1 कर दूं तो W E के बराबर आ गया और W अपॉन E 1 के बराबर आ गए। और ये दो डेफिनेशन मैंने निकालने के लिए कहा है कि अगर चार्ज 1 फैराडे आपने लिया है तो जो भी वेट डिपॉजिट होगा वही एटम उसका इक्विवेलेंट वेट होगा और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 होंगे, ठीक है। एक पॉइंट और क्या है, एक पॉइंट और अभी भी कई बच्चों को दिमाग में नहीं आया E अपॉन 9 जेड क्या है, जेड क्या होता है, अभी भी नहीं आया होगा। अब जेड समझते हैं, ध्यान से देखना। जेड क्या, आपको अगर मैं ये कहूं 1 फैराडे से कितना वेट डिपॉजिट हुआ है, 1 फैराडे से इतना वेट डिपॉजिट हुआ है, द वेट डिपॉजिटेड बाय 1 फैराडे इज 1 इक्विवेलेंट, याद है, यानी इट्स इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो वेट इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट हुआ है 1 फैराडे, यहां तक क्लियर। बेटा 1 फैराडे कितने कूलाम है, 96500 कूलाम है। 96500 कूलाम से इक्विवेलेंट वेट के बराबर वेट डिपॉजिट होता है। तो बताओ 1 कूलाम से कितना वेट डिपॉजिट होगा, 1 कूलाम से कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 9650, इतना ही तो वेट डिपॉजिट होगा और इसी को कहा गया है Z। तो व्हाट इज Z, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? इट इज द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट और डिसॉल्व बाय 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज से जो भी वेट डिपॉजिट हुआ है या इवॉल्व हुआ है वो वेट है E/96500, उसी को कहा गया है Z। तो Z which is known as electrochemical equivalent, it is the weight of substance deposit or evolve by 1 coulomb charge। फॉर्मूले में रख के देख लो, W is equal to E/96500 into Q in कूलम। अगर Q की वैल्यू 1 कर दूं तो ये W की वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। तो 1 कूलम से कितना वेट डिपॉजिट होता है, इसी को Z कहते हैं। तो Z इज द वेट, Z भी यूनिट में वेट की यूनिट आएगी, वेट ऑफ ए सब्सटेंस विच इज डिपॉजिट और इवॉल्व बाय 1 कूलम चार्ज। कोई डाउट? क्या बेटा Z और E क्लियर हुए हैं? बोलो। ठीक है, अब आते हैं हम न्यूमेरिकल कैसे करने। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे करने भैया? न्यूमेरिकल बड़े आराम से करेंगे, इससे ज्यादा सोचेंगे नहीं हम। वेरी गुड बेटा, न्यूमेरिकल में ना हमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बच्चे ने कहा Z दोबारा बता दीजिए। बेटा Z का बेसिकली मतलब है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग है, और ये डिपेंड करता है सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट पे। किसी का इक्विवेलेंट वेट जैसे एल्यूमिनियम है 9 है, सिल्वर है 108 है, तो जो भी इक्विवेलेंट वेट होगा उसके प्रोपोर्शनली Z आता है। और इक्विवेलेंट वेट को भी जब हम 96500 यानी 1 कूलम वैल्यू के लिए देखें कि 1 कूलम से कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है, तो E/96500 डिपॉजिट होगा, इसे Z कहा गया। तो Z इज बेसिकली द वेट डिपॉजिट और इवॉल्व व्हेन 1 कूलम चार्ज इज अप्लाइड। अब आता हूं एग्जाम में क्या करना है आपको। ठीक है बच्चों, एग्जाम में मैं ये फॉर्मूला आपको बता जरूर चुका हूं, लेकिन मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूं इस फॉर्मूले को। ठीक है, ZIT ये अधिकतर बच्चे यूज करते हैं, मैं नहीं करूंगा, मतलब मैं करना नहीं चाहता हूं। 96500 इंटू Q इन कूलम, मुझे ये फॉर्मूला कुछ अच्छा लगता है और इसे यहीं रखना पड़ेगा, लेकिन मैं जो यूज करता हूं ना, मैं जो सलाह देता हूं यूज करने की, वो ये, इस E को उठा के यहां ले जाओ, तो ये हो गया W/E Q/96500, ये कूलम में होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्मूला अभी पहले इतना करिए, इसके आगे भी 2 टर्म मैं लिखूंगा वॉल्यूम वाले, लेकिन पहले आप इतना करेंगे, W/E इज इक्वल टू Q इन कूलम अपॉन 96500। व्हाट इज W/E? W/E को क्या पढ़ते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, और इसे मोल में चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको याद आ गया हो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, है ना? तो इक्विवेलेंट वेट इनटू n फैक्टर है मॉलिक्यूलर वेट, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इस टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया n से, यहां भी n लगा दिया, यहां भी n लगा दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं। और ये इक्विवेलेंट वेट इनटू n बन गया मॉलिक्यूलर वेट, तो W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर n, और W अपॉन m वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है मोल। तो ये हो गया भैया मोल्स या ग्राम मोल इनटू n इक्वल टू Q इन फैराडे या Q इन कूलम अपॉन 9650, चाहे तो आप Q इन फैराडे लिख लें। तो मैं इन 2 फॉर्मूले को प्रेफर करता हूं, एक तो ये, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन मोल्स में होते हैं और ये मोल्स हमारे को इजी लगता है, या फिर ये W/E इज Q इन फैराडे। तो ये दोनों एक ही है, मुझे ये अच्छे लगते हैं। क्यों? एक तो बेटा ना कई बार एग्जामिनर हमें कंफ्यूज कराता है। कैसे? वो कहता है AlCl3 का सोल्यूशन है, इसमें से एल्यूमिनियम अलग करो। अगर तुम एल्यूमिनियम अलग कर रहे हो ना, तो खाली एल्यूमिनियम का वेट देखना और खाली एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट। लेकिन अगर तुमने पूरे AlCl3 का वेट लिया है, तो पूरे AlCl3 का इक्विवेलेंट वेट रखा जाएगा। तो इस फॉर्मूले को लिखने से ये एकदम क्लियर हो जाता है कि भैया इक्विवेलेंट वेट किसका रखना है। जिसका वेट रखा है W,
उसी का इक्विवेलेंट वेट रखना है। जे नहीं करना, ऊपर डब्ल्यू नीचे बबलू ना, डब्ल्यू टू डब्ल्यू मतलब एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम ही, जे ना यहाँ एल्यूमिनियम है या कुछ और, ऐसे नहीं। तो ये जब ऊपर नीचे दिखे होंगे तो जल्दी होगा। तो यहाँ आपको दो फॉर्मूले का मैं वो दूंगा। पहला मैं ये चाहूंगा आप इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे, ये तो रट ही लेंगे आप W इक्वल टू ZIT, लेकिन हम चाहेंगे आप लिखें W अपॉन E इज इक्वल टू Q की जगह IT भी लिख सकते हैं, अपॉन 96500। जब आप I इंटू T लिखेंगे तो 96500 जरूर लिखेंगे, और अगर फैराडे में दे रखा है तो 96500 गायब हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला, इसकी जगह हमने लिख लिया मोल मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और बाकी वही है Q इन कूलाम अपॉन 96500। अभी आप यहाँ ये दो फॉर्मूले अगर आप लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब क्लियर है तो 1 टाइप करो, सेकंड लॉ तो बाद में बताऊंगा, नहीं क्लियर है तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए डेफिनेटली। W में, Q में, E में, 96500 में बस एक बात मत पूछना जो मुझे नहीं आती। ठीक है, क्या नहीं पूछना है आपने? इतना करने के बाद कुछ बच्चे पूछ लेते हैं, दोबारा बताई दो एक बारी, अच्छा तो बहुत लगा लेकिन रिपीट इट प्लीज, ये मत करना यार। ठीक है, जब पूरा टॉपिक हो जाता है ना उसके बाद अगर कोई कहता है ए सर एक बार फिर से बता शुरू से, मैं पूछता क्या नहीं समझ, नहीं शुरू से बता, शुरू से, तो थोड़ा सा पेनफुल है। क्वेश्चन से क्लियर होगा कितना आया तुम। पहला क्वेश्चन देखिए, ये है कॉपर, ये है +2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कॉपर में चला गया। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन है टू डिपॉजिट 4 ग्राम इक्विवेलेंट। अब आपको वैलेंसी यहां दिख रही है, टू डिपॉजिट 4 ग्राम इक्विवेलेंट हाउ मच फैराडे, कि आपको मल्टीप्लाई डिवाइड भी ना करना पड़े, हाउ मच फैराडे या हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड इन फैराडे, हाउ मच चार्ज रिक्वायर इन फैराडे। भैया ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 8 और ऑब्वियसली चौथा नन ऑफ दीज। अगर कोई कैलकुलेशन आपको ज्यादा अच्छी आ गई है, वैलेंसी का ध्यान रखे करिएगा। एक बच्चे ने आंसर दिया अभी तक, कार्तिक ने, और कार्तिक देख लिया बेटा, कार्तिक। एक और ने आंसर दे दिया, तनिष्का वर्मा, और 2 के आंसर आ गए। ध्रुव वेरी गुड। और देख लेते हैं, फंस गए 1-2 बच्चे। पलाक्षी गलत है, विजय गलत है, श्रेया गलत है, अंश गलत है, ध्रुव आप सही थे बेटा। आयुष बेटा क्या आंसर है? अगर आप डी कह रहे हैं, जो बच्चे डी कहेंगे उनसे पूछा जाएगा ना आंसर क्या है। आप कह रहे हो 8 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो क्या है? सही है बेटा अभिषेक। संजय गलत है, ईशान सही है, निशिका गलत है। देखिए बच्चों, 1-2 बच्चे बिल्कुल सही समझे हैं बेटा, इसका आंसर जेई है, और ये सब मिथ्या थी। जे बैलेंसी जिसे अंडरलाइन करके कहा, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। अरे तुमने क्वेश्चन ही ना पढ़ो, क्वेश्चन है कितने इक्विवेलेंट डिपॉजिट होने हैं, और W/E इज चार्ज इन फैराडे, ये फार्मूला है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट। 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है 1 फैराडे, चार्ज 1, 4 इक्विवेलेंट डिपॉजिट करने फैराडे 4। भैया W/E इक्विवेलेंट होता है, और अगर Q की वैल्यू 1 हो जाए तो W/E 1 आएगा, तो 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट होगा, तो 4 इक्विवेलेंट लाने के लिए 4 फैराडे, खत्म। इस बैलेंसी की तो कुछ जरूरत ही ना है, बैलेंसी की जरूरत होती मोल बनाने के लिए। मैंने यहाँ मोल पूछे ही नहीं थे। अगर मैंने मोल पूछे होते तो आप जरूर, मतलब यहाँ अगर ये मोल्स होते कि हमें मोल चार्ज डिपॉजिट करने हैं,
तो यहाँ मोल इंटू वैलेंसी इक्वल टू फेरेडे होता, तो आप कहते मोल 4 वैलेंसी 2, तो आंसर आपका 8 फेरेडे आ सकता था। अब यहाँ मिस्टेकवा समझ में आया आपको? आपका जो मिस्टेकवा हो रहा है वो काहे में हो रहा है मिस्टेकवा? मिस्टेकवा आपने किया कि हमने कहा बैलेंसी, आप बैलेंसी की तरफ चले गए, और ये एग्जामिनर करता है। ठीक है, हाँ कार्तिक आपका एकदम आंसर सही था, डायरेक्टली आपने सही किया था। ठीक है, सबसे जल्दी भी आंसर दिया, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन दे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये जो एल्यूमिनियम है ना AlCl3 में रखा है, इससे इलेक्ट्रोलिसिस की गई, और इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद एल्यूमिनियम और क्लोरीन अलग कर ली गई। ये एल्यूमिनियम अलग कर लिए गए, और एटॉमिक वेट भी बताएंगे, क्यों ना बताएंगे। एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का होता है 27, ठीक है 27। तो टू डिपॉजिट, आपको क्या डिपॉजिट करना है? टू डिपॉजिट 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 27 है ना, इजिली हो जाए आपसे। 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम गिव, आपको बताना है बच्चों चार्जवा इन फैराडे। ठीक है, आप क्या बताएंगे हमें? 13.5 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्जवा लगेगा फैराडे में? हाँ, इसका आंसर है हाफ फैराडे, 3/2 फैराडे, ठीक है 5/2 फैराडे। पहला हाफ फैराडे, दूसरा 3/2 फैराडे, तीसरा 2 फैराडे सॉरी, और चौथा नन ऑफ दीज। आइए जियो कार्तिक, बड़े तेजी से शार्ट मार रहे हैं ये दो बच्चे, कार्तिक, ध्रुव और एक बच्चा और था, और अभिषेक, आयुष, बेटा तनिष्का गलत है, विजय भजीन गलत हो, ईशांत सही है, श्रेया ईशांत आप लोग सही हैं, पलाक्षी सही हैं, इस बारी अनमोल गलत हैं, अंश गलत हैं। ठीक है, इसका सही उत्तरबा है 3/2 फैराडे। इसका सही उत्तरबा है 3/2 फैराडे। भैया काहे है 3/2 फैराडे? देख लेते हैं। इन्होंने कहा है 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज चार्ज इन फैराडे। वेट है 13.5, इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी जो कि 3 है, और ये हो गया 13.5 अपॉन 27, और ये 3 9 टाइम, और 4.5 से अगर डिवाइड करें तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, तो इसीलिए 3/2 फैराड। गलती क्या होती है? गलती होती है जे, ये क्या गलती होती है? बैलेंसिवा भूल जाते हैं भैया हम लोग, बैलेंसिवा ना भूलने का, बैलेंसिवा भी सही से लगाने का है। बैलेंसी क्या है? तो यहाँ दे रखा था AlCl3, तो जे AlCl3 काहे बताया गया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, और क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 3 से 0 पे गया भैया। कितने ठो था ऑक्सीडेशन नंबर शुरू में? 3 ठो ऑक्सीडेशन नंबर था शुरू में, और बाद में 0 ठो में चला गया। तुम्हारे नंबर भी 0 ही 0 आते हुए दिख रहे हैं मुझे, और चेंज हुआ बेटा 3 का। एज द चेंजेस ऑफ 3, वैलेंसी 3, यहाँ वैलेंसी या n फैक्टर 3 है, बिकॉज द चेंजेस ऑफ 3। समझते नहीं है यार, समझते नहीं भैया। आज इतना ही रखूंगा, हमारे कमर भी दर्द हुआ कर रही है, और 11th का भी बैच लेना हुआ ना, इसलिए आज इतना ही रखेंगे। आई होप सो आप लोगों को जिस सेशन समझ में आया हो, ऑल्दो आई एम सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ पेन। बाय बाय, गुड नाइट। हाँ भैया, मॉर्निंग बैच आज नहीं लगा था, और मॉर्निंग बैच और टेस्ट वैच एक आध दिन रुको, थोड़ा मामला ठीक हो जाए कमर का। तो हाँ, कोई तुम में से उल्टा पैदा हुआ है, या तुम जानते हो अगर कोई, क्योंकि ये टोटका मुझे कईयों ने कहा है, कोई उल्टा पैदा हुआ मिल जाए और वो भी लात मारे मुझे, तो कमर जल्दी सही होगी। तो कोई हो तो बता देना भाई, बाकी धीरे धीरे सही हो ही रहा हूँ। चलिए भैया, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।